करेंगे जो अहम जानकारी इस वक्त मिल रही है झारखंड से। चक्रधरपुर के पास रेल हादसा हुआ है। हावड़ा मुंबई एक्सप्रेस के कई डिब्बे पटरी से उतर गए हैं। हादसे में 2 लोगों की जान चली गई है। 120 लोग अभी तक घायल बताए जा रहे हैं। रेलवे ने हेल्पलाइन नंबर भी जारी कर दिया। टाटानगर हेल्पलाइन नंबर जो है वो इस वक्त आपकी टीवी स्क्रीन पर भी है, 065722900324। तो आप अपनों की जानकारी ले सकते हैं इस हेल्पलाइन नंबर पर। और मौके पर इस वक्त राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। पटना से एनडीआरएफ की टीम भी इस वक्त मौके पर भेजी गई है। झारखंड में ये रेल हादसा हुआ है जिसमें 18 बोगियां पटरी से उतर गई हैं और 100 से ज़्यादा लोग अभी तक घायल हुए हैं। 5 लोग अभी भी फंसे हुए हैं जिनको लगातार बाहर निकालने की जद्दोजहद चल रही है। 2 लोगों की जान अभी तक इस पूरे हादसे में जा चुकी है और ये आंकड़ा बढ़ भी सकता है, क्योंकि जिस तरीके से अभी तक लोगों को बाहर निकालने की जद्दोजहद चल रही है, ऐसे में जो लोग अभी तक बुरी तरीके से फंसे हैं उनकी सिचुएशन क्या, इसको लेकर बहुत ज़्यादा अभी पिक्चर क्लियर नहीं हो रही है। अधिकारी मौके पर पहुंच रहे हैं। चक्रधरपुर रेल हादसे की जांच के आदेश भी जारी हो चुके हैं। जांच के लिए रेलवे की इंजीनियरिंग विभाग की टीम रवाना भी हो चुकी है। बड़ा सवाल इस वक्त उठ रहा है कि जब अभी हाल ही में एक हादसा हुआ तो फिर कैसे, जब दूसरी ट्रेन यहाँ से गुजर रही थी उससे पहले उसको ठीक से सिग्नल नहीं दिया गया। झारखंड में बड़ा रेल हादसा हुआ है। 18 जो डब्बे हैं वो पटरी से उतरे। घायलों का लगातार रेस्क्यू किया जा रहा है। लगभग 120 से ज़्यादा लोगों के घायल होने की सूचना अभी तक मिल रही है। सुबह के 3:45 पर यह घटना घटी है और 18 कोच पटरी से उतर गए, जिसके बाद लोगों की ज़िंदगी इस वक्त अभी भी दांव पर लगी हुई है, क्योंकि कई लोग अभी भी फंसे हुए हैं जिनको निकालने के लिए राहत बचाव कार्य लगातार जारी है। जब यह हादसा हुआ तो आमतौर पर क्योंकि सुबह सवेरे का वक्त था तो जो आसपास के गांव के लोग थे वही लोगों को निकालने के लिए, उनको बचाने के लिए पहुंचे। और बड़ी बात है क्योंकि ज़्यादातर जो कोचेज़ जो बेपटरी हुए हैं वो सब एसी कोचेज़ हैं, तो ऐसे में खिड़की से निकलने का भी विकल्प लोगों के पास नहीं था। और आप देखिए किस तरीके से बुरी तरह यहाँ पर जो ट्रेन की पटरियाँ, ट्रेन की जो बोगियाँ थी पटरी पर किस तरह से बेपटरी हुई, उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी लोगों के लिए मुश्किलें बढ़ गई है। एकाएक लोगों की ज़िंदगी बदल गई। लोग सो रहे थे क्योंकि आमतौर पर सुबह इस वक्त पर लोगों की आंखें लगी होती, क्योंकि लॉन्ग रूट की ये ट्रेन थी। और ऐसे में अचानक से ज़ोरदार धमाका हुआ। जो लोग आसपास के बता रहे हैं, जो प्रत्यक्षदर्शी है वो बता रहे हैं कि एकदम ज़ोरदार धमाका हुआ और उसके बाद सबकी नींद खुली और उसके बाद आनन फानन में हर कोई अपनी जान बचाता हुआ नजर आया। ये ट्रेन पश्चिम बंगाल के हावड़ा से बीते रोज रात 11 बजे के लगभग खुली थी। आप सोचिए कि जो पैसेंजर्स इस ट्रेन में बैठे होंगे वो ट्रेन में बैठ करके सो गए होंगे और इसके बाद एकदम से सुबह 3:45 बजे की घटना बताई जा रही है। आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं, आपको नजर आएगा कि ये जो पूरा इलाका है दरअसल चक्रधरपुर ये रेल मंडल है और ये राजधानी रांची से अगर हम बात करें तो ये 2.5-3 घंटे की दूरी पर है। वहीं पर एक बड़ी घटना घट जाती है। झारखंड से ये बड़ी जानकारी है, लेकिन सवाल कई सारे। अब सवाल ये है कि जिस रेल लाइन पर, जिस ट्रैक पर ये घटना घटी है, दरअसल वहां पर 2 दिन पहले मालगाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होती है। अब सवाल ये कि अगर कोई गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त होती है तो हम देखते हैं कि पहला काम यही होता है कि उसकी बोगियों को साइड किया जाए, उसको हटाया जाए। लेकिन जब मालगाड़ी की बोगी को यहाँ पर हटाया गया था तो उसके बाद जब ट्रेन यहाँ से गुजरी, आखिरकार ऐसा कैसे हो गया कि उस मालगाड़ी के डिब्बे से ये ट्रेन टकरा जाती है? क्या पहले से इस बात का अंदेशा नहीं था? और क्योंकि 2 दिन पहले ये घटना घटी थी वहां पर, तो जाहिर है कि इस 2 दिन के दरमियान कई और ट्रेन होंगी जिनका परिचालन इस रूट पर हुआ होगा। फिर आखिर एकदम से आज ऐसा क्यों हुआ सुबह 3:45 बजे, ये भी एक सवाल है। लेकिन सबसे बड़ी बात है क्योंकि एक ट्रेन में अगर हम बात करें तो 22 से 24 डिब्बे होते हैं। अगर 18 डिब्बे पलट जाते हैं तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी घटना होगी। आप इसका अंदाज़ा इस बात से भी लगाइए क्योंकि एसी कोचेस हैं, जनरल कोच को छोड़ करके सभी कोचेस वहां पर बेपटरी हो गए। एक अगर कोच की बात करें हम तो 70 से 72 यात्री सवार होते हैं, यानी कि अब घायलों का जो आंकड़ा है वो बढ़ भी सकता है। दुखद यह है कि 2 लोगों की मौत हो गई। जैसे ही ये घटना घटी उसके बाद पटना से, उसके बाद रांची से ग्राउंड जीरो के लिए फोर्सेस को, टीम्स को यहाँ पर भेज दिया गया है। जो रेलवे के सीनियर ऑफिसर्स हैं वो भी इस वक्त ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। लेकिन दुखद ये कि 2 लोगों को खो दिया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि 5 लोग अभी भी हैं जो कि फंसे हुए हैं, जिनको निकालने का काम इस वक्त चल रहा है। तो झारखंड के चक्रधरपुर में आज एक बड़ी घटना घटी है। रेस्क्यू ऑपरेशन फिलहाल जारी है। कई सारे सवाल हैं, इन सवालों के जवाब के लिए फिलहाल जांच की बात कह दी गई। अब देखना होगा कि जांच के बाद क्या सवाल निकल करके और क्या जवाब निकल करके सामने आता है। आगे बढ़ेंगे, एक और अहम खबर की बात कर लेंगे। जान जोखिम में डालकर
पुल पार करता युवक। महाराष्ट्र के नांदेड़ में बाल युवक की जान बची। पानी की तेज धार में फंस गया था युवक। सैलाब में बह गई युवक की बाइक। ये तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर और देखिए किस तरीके से लोग अपनी जान जोखिम में डाल करके इस तरीके की हरकतें करते हैं। समझा जा सकता है कि लोगों का दूसरी जगह पहुंचना जरूरी है, लेकिन जान से ज्यादा कीमती कुछ भी नहीं। आप देखिए एक युवक जो कि बाइक के जरिए इस तेज बहती धारा से निकलने की कोशिश कर रहा है। पानी का बहाव बहुत तेज है, एकदम से उसकी बाइक किस तरीके से देखिए आप बह कर जाती है। युवक बाल बचा, लेकिन अक्सर हम देखते हैं कि ऐसी जगहों पर जहाँ पर बारिश हो रही है, जहाँ पर जल भराव हो गया है, लोग अक्सर ऐसी लापरवाही बरतते हैं, लेकिन ये आपकी जान पर आ सकती है। आपको सचेत करता हुआ ये पूरा मामला। हालांकि राहत की बात यह है कि युवक बच गया है, युवक ठीक है, लेकिन पुल को वो क्रॉस कर रहा है और देखिए किस तरीके से उसकी एक लापरवाही उसकी ज़िंदगी पर भारी पड़ सकती थी। लेकिन आपसे यही अनुरोध है कि आप कतई ऐसा मत कीजिए, क्योंकि इस वक्त हालात विषम है और इसमें आपको सावधानी बरतनी होगी। तो ये तस्वीरें आपने देखी महाराष्ट्र की, कुछ ऐसी ही तस्वीरें गुजरात से भी सामने आ रही, क्योंकि हर जगह बारिश के कारण लोगों का हाल बेहाल है, सड़कों पर पानी भर चुका है, आम जनजीवन पूरे तरीके से अस्त व्यस्त हो गया। तस्वीरें आप देखिए, इसके पहले महाराष्ट्र की आपको हमने दिखाई थी और अब गुजरात की तस्वीर आपकी टीवी स्क्रीन पर है। लोगों की कैसे जान पर बनाई है, आम जनजीवन पूरे तरीके से प्रभावित हो चुका है। और आप देखिए तस्वीर जो है वो सड़क की तस्वीर है, जहां पर पानी भर गया है और लोग यहां पर डूबे हुए हैं और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन यहां पर चलाया जा रहा है। लोगों की मदद यहां पर की जा रही है ताकि जो लोग अगर फंसे भी हुए हैं तो उनको तुरंत बाहर निकाला जाए। गुजरात के मेहसाना की ये तस्वीरें हैं, जहां पर ना सिर्फ मेहसाना बल्कि गुजरात के कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लगातार बारिश हो रही है। वलसाड की बात करें तो वहां पर भी लगातार बारिश हो रही है और सड़कें समंदर में तब्दील हो चुकी हैं। आम लोग काफ़ी ज़्यादा परेशान हैं और तस्वीरें आप देखिए कैसे जो गाड़ियां हैं वो रेंगने को मजबूर हो गई, क्योंकि सड़कों पर पानी भरा है और ऐसे में डर भी बहुत ज़्यादा रहता है दुर्घटनाओं का। कहाँ गड्ढा है आपको पता नहीं चलता पानी के चलते, और ऐसे में रफ्तार थम जाती पहियों की, फिर जाम की समस्या से लोगों को दो चार होना पड़ता है। तो कुल मिलाकर चारों तरफ से लोगों की परेशानियां बढ़ चुकी हैं। रोज़मर्रा की ज़रूरतें लोगों की पूरी नहीं हो पा रही लगातार, क्योंकि बारिश भी हो रही है। और अब आगे बढ़ते हैं खबरों में, कुछ और खबरों की भी बात करते हैं। उत्तराखंड और यूपी की अगर बात करें तो यहाँ पर भी बारिश की वजह से हालात कुछ इसी तरह के हैं। गंगा में पानी का जो जलस्तर है वो काफी ज्यादा बढ़ गया है। वाराणसी की अगर बात की जाए तो दशाश्वमेध घाट पर आरती का स्थल बदल दिया गया है। बीते दिनों वाराणसी में गंगा का जो स्तर है, हालांकि अभी वो घटने लगा था, लेकिन एक बार फिर से कुछ तस्वीरें इसी तरह की यहाँ से सामने आई है कि अब यहाँ से जो आरती का स्थल है उसी को बदल दिया गया है। और अक्सर हर सीजन में ऐसे ही होते हैं काशी में कि जो ये तमाम घाट हैं ये हालांकि पानी में डूब जाते हैं और एक बार फिर से यहाँ पर बढ़ते जलस्तर को देखते हुए ये फैसला लिया गया है। और चलिए आगे बढ़ते हैं। कोचिंग हादसे के बाद एमसीडी का बड़ा एक्शन। 5 बेसमेंट एमसीडी ने सील कर दिए हैं। दृष्टि, वाजीराम, रवि कोचिंग सेंटर, इनके बेसमेंट को सील किया गया है। श्री राम कोचिंग सेंटर का बेसमेंट भी सील किया गया है। तो देखिए ओल्ड राजेंद्र नगर हो, पटेल नगर हो, इसके अलावा चाहे डीयू के आसपास का इलाका हो, इन इलाकों में आप खासतौर पर देखेंगे जो आईएएस एस्पिरेंट्स होते हैं वो पढ़ाई के लिए आते हैं। और यहाँ पर अब ये पूरा इलाका कमर्शियल हो चुका है और जहाँ पर कमर्शियल एक्टिविटी शुरू हो जाती है फिर वहाँ पर नियमों की धज्जियाँ भी उड़ती हुई नजर आती हैं। और यहाँ पर भी वही हुआ। अब जाकर एमसीडी की नींद जब टूटी है तो एक्शन लिया जा रहा है और अब ऐसे बेसमेंट में चल रहे जो भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ थी उनको रोका गया है। तो वहीं दिल्ली पुलिस भी इस पूरे मामले में कार्रवाई करते हुए एमसीडी को नोटिस जारी कर दिया गया है। पूछा गया है कि आखिरकार पहले से क्या कुछ कदम उठाए गए थे। कोचिंग हादसे को लेकर के एमसीडी को जो नोटिस भेजा गया उसमें कहा गया कि हादसे से पहले तक एमसीडी की ओर से क्या कार्रवाई हुई थी। बेसमेंट में लाइब्रेरी चलाने वालों को भी नोटिस जारी किया गया। तो देखिए बड़ी घटना और इसको लेकर के जो भी खुलासे हो रहे हैं वो ये बताते हैं कि लापरवाही की लंबी फहरिस्त वहां से नजर आती है और इसी को लेकर के दिल्ली पुलिस ने एमसीडी को नोटिस जारी किया। तो दिल्ली के कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर एमसीडी का बुलडोजर एक्शन भी देखने को मिल रहा है। राजेंद्र नगर में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू हो गई है। आपको बता दें वहीं एमसीडी ने एक जूनियर इंजीनियर और एक असिस्टेंट इंजीनियर को सस्पेंड भी इसमें कर दिया है लगातार, क्योंकि ये मामला गर्मा रहा है। बहुत बड़ी घटना यहाँ पर हो गई। हालांकि कल ये मामला सदन में भी गूंजा। कोचिंग सेंटर बने गैस चैम्बर जैसे ये कहा गया। राव आईएएस कोचिंग सेंटर में क्योंकि 3 प्रतियोगी छात्रों की मौत हुई और उसके बाद संसद में जमकर हंगामा भी हुआ। तो देखिए इसी तरह से इससे पहले भी कई वाकये सामने आ चुके हैं और इस तरह के हादसे बारिश की वजह से पहले भी दिल्ली में देख चुके हैं। अब जो हाल ही में हादसा हुआ है, पार्किंग के बेसमेंट में राव कोचिंग की लाइब्रेरी थी। छात्रों ने यह बताया कि फर्नीचर से दरवाजा जाम हो गया था।
जल भराव की शिकायत 3 दिन पहले भी की गई थी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर किसी तरह का कोई स्टैंड प्रशासन की तरफ से नहीं लिया गया। और स्टूडेंट्स ये भी कहते हैं कि जब भी यहाँ पर बारिश होती है तो जो ये लाइब्रेरी यहाँ पर बनी हुई थी, जो कोचिंग सेंटर है, इसके ठीक सामने हमेशा ऐसे होता है कि थोड़ी सी बारिश में ही जल भराव की स्थिति पैदा हो जाती है, लेकिन प्रशासन का इस तरफ कोई भी ध्यान नहीं है। इससे पहले कई बार प्रशासन को इसके बारे में अवगत भी कराया गया, लेकिन उसके बावजूद भी इस समस्या पर किसी तरह का कोई ध्यान नहीं दिया गया और इसी लापरवाही की वजह से ये बाढ़ में 3 जिंदगियां तबाह हो गई। देखिए, बिल्कुल पावर कट हुआ वहाँ पर और उसके बाद में जो मशीन लगी थी वो भी फिर काम करती नज़र नहीं आई, तो लोग निकल भी नहीं पाए क्योंकि डोर पर जो मशीन लगी थी उस कारण से लोग बाहर नहीं निकल पाए। फिर उसके बाद में वहाँ से उस गेट को तोड़ा गया, जो कांच का गेट था, तब जाकर लोग वहाँ से निकले और बहुत सारी मशक्कत वहाँ पर लोगों को करनी पड़ी, तब जाकर लोगों की जान बच पाई, लेकिन 3 लोगों की जान फिर भी चली गई। कोचिंग हादसे मामले में 5 आरोपियों को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। तिजारी कोर्ट ने आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। तो इस पूरे मामले में ये नया अपडेट इस वक्त है कि जो गिरफ्तारियां हुई थी उनको न्यायिक हिरासत में इस वक्त भेजा गया है और अब इस पूरे मामले में आगे भी एक्शन अभी जारी है। दिल्ली के राव कोचिंग सेंटर में 3 छात्रों की मौत मामले में पुलिस प्रशासन ने शिकंजा कसा है। आईएस कोचिंग सेंटर की फायर एनओसी अब रद्द होगी। दिल्ली फायर सर्विस ने हादसे के बाद फैसला ले लिया है और अगर किसी भी कोचिंग संस्थान का या फिर कमर्शियल बिल्डिंग का फायर एनओसी रद्द होता है तो बाद में उसके संचालन को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें आती हैं। लेकिन आप देखिए, राउज आईएस जिसके वजह से 3 बच्चों की जिंदगी चली गई, श्रेया, तृप्ति और इसके अलावा निविन, इन मौतों का जिम्मेदार कौन, ये सवाल बना हुआ है। वही देखिए, दिल्ली के एलजी वीके सक्सेना ने भी मंत्री सौरभ भारद्वाज पर लगाए नालों की सफाई से संबंधित फाइल को अटकाने के आरोप। 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान भी इस दौरान कर दिया गया। तो क्योंकि लगातार इस पूरे मामले में सियासत भी जमकर हो रही है, लगातार बयानबाजी हो रही है, इसी बीच एलजी ने मुआवजे का ऐलान किया है। 10-10 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान कर दिया है। लेकिन वहीं दिल्ली एलजी ने सरकार पर भी कई गंभीर आरोप इसमें लगाए हैं मंत्री सौरभ भारद्वाज पर। आगे बढ़ते हैं। बायोमेट्रिक बना छात्रों के लेखा, हादसे के समय गेट नहीं खुल पाया। अधिकतर कोचिंग सेंटर का यही हाल है। यूपीएससी की तैयारी कर रहे छात्रों का भी आरोप है कि पूरे ही राजेंद्र नगर के ज्यादातर कोचिंग सेंटर्स में बायोमेट्रिक डोर से एंट्री होती है। किसी भी हादसे के समय डोर बड़ी मुसीबत बन सकते हैं। राव आईएएस स्टडी सेंटर वाले हादसे में ऐसा ही हुआ है। ये जैसे जैसे मामले में जांच पड़ताल अब आगे बढ़ रही है, वैसे वैसे ये खुलासे हो रहे हैं। जैसे जैसे स्टूडेंट से बात हो रही है वो इन बातों का जिक्र कर रहे हैं। और चलिए आगे बढ़ते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने पहली लोक अदालत लगाई। सीजेआई ने तलाक केस का जिक्र कर कहा, खुशी तब मिलती है जब मामले का निपटारा हो जाए। सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल लोकसभा में लोक अदालत में बेंच शेयर उन्होंने की और यहाँ सुप्रीम कोर्ट ने पहली लोक अदालत लगाई। सीजेआई ने तलाक केस का जिक्र कर कहा कि खुशी तब होती है जब मामले का निपटारा हो जाए। तो सीजेआई डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेबी पारदीवाला और सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट कपिल सिब्बल लोकसभा ने लोक अदालत में बेंच शेयर किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। दिल्ली की घटना देश के भी शहरों के लिए चेतावनी है। राज्यों की राजधानियों में भी सक्रिय मास्टर प्लान नहीं है। देश के लगभग 5000 स्थानीय निकाय दयनीय दशा में हैं। सड़कों के लिए मानक डिजाइन अनिवार्य नहीं किया गया है। हादसे के बाद खुली शहरी व्यवस्थाओं की पोल। दिल्ली में कोचिंग सेंटर के बेसमेंट में कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन की तैयारियां जो स्टूडेंट्स कर रहे थे, 3 अभ्यर्थियों की मौत ने शहरी व्यवस्थाओं की पोल खोल दी। और ऐसा नहीं कि सिर्फ दिल्ली में हो, ऐसा कई राज्यों के राजधानियों में है जहां पर शहर को लेकर के जो प्लान होना चाहिए वो प्लान नहीं है। और इसी वजह से सवाल उठते हैं कि आखिरकार इस दिशा में कब कदम उठाए जाएंगे। चलिए और अब आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बताएंगे। मैप माई इंडिया ने ओला इलेक्ट्रिक को लीगल नोटिस भेजा है। ओला मैप के लिए डेटा चोरी करने का आरोप लगाया है। कंपनी ने बनाया है अपना मैप। आपको याद होगा इसके पहले ये खबर भी सामने आई थी कि अपना मैप अगर वो बनाते हैं तो उनको 100 करोड़ का मुनाफा इससे होगा। लेकिन अब इस बीच ये बड़ी जानकारी है, मैप माई इंडिया ने ओला को अब लीगल नोटिस भेज दिया है। कंपनी ने अपना मैप बनाया है। ओला मैप के लिए डेटा चोरी करने का इसमें आरोप है। और अब कुछ और खबरों की बात करते हैं। लेबनान की भी बात कर लेते हैं, जहां पर जो जंग का खतरा है वो किस तरह का है ये आपको बताते हैं। भारत ने दरअसल एडवाइजरी जारी कर दिया हालात को देखते हुए वहां पर, और ये भी कहा है कि नागरिक बाहर ना निकले। ये भारत के जो लोग वहां पर रह रहे हैं उनके लिए एडवाइजरी जारी की गई है। हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल यहां पर पलटवार कर सकता है और इसी हालात को देखते हुए, सिचुएशन को देखते हुए ये जो एडवाइजरी है ये जारी की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रंप पर हमले से 1 घंटे पहले पुलिस की नजर में आ गया था हमलावर।
छत पर टहलते हुए कैप्चर हुआ था फोटो। और ट्रंप पर हमले से 1 घंटे पहले नजर आ चुका था हमलावर। FBI के समक्ष बयान दर्ज कराने को ट्रंप हुए तैयार। अमेरिका के पेंसिल्वेनिया प्रांत की जो जनसभा थी, उस दौरान पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर फायरिंग करने वाला जो हमलावर था वो युवक घटना से करीब 1 घंटे पहले ही पुलिस की नज़र में आ चुका था, लेकिन उसे वारदात से रोका नहीं जा सका। ये बात अमेरिका की जांच एजेंसी FBI ने कही है। पुलिस की नज़र में आ गया था हमलावर युवक, लेकिन फिर भी उसको रोका नहीं जा सका। FBI के स्पेशल एजेंट केविन रोजेक ने बताया कि हमलावर युवक पुलिस की नज़र में आ चुका था और उसे संदिग्ध माना भी गया। एजेंट ने बताया कि पुलिसकर्मी ने हमलावर युवक थॉमस क्रूक्स का जो फोटो लिया उसने फायरिंग की घटना के 30 मिनट बाद अपने अधिकारियों को भेजा। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताएंगे। बीजापुर में पुलिस को मिली है बड़ी सफलता। 1 लाख की इनामी महिला ने सरेंडर कर दिया है। 14 हार्डकोर नक्सलियों ने भी सरेंडर किया। तो बड़ी खबर आपको बता दें छत्तीसगढ़ से, जहां पर 14 हार्डकोर नक्सलियों ने सरेंडर किया है और इसमें 1 लाख की जो इनामी महिला है उसने भी सरेंडर कर दिया। तो ये बड़ी जानकारी, तस्वीर भी आप देख पाएंगे यहाँ पर बीजापुर, क्योंकि यहाँ पर नक्सली बहुत ज्यादा एक्टिव है। लगातार पुलिस की तरफ से यहाँ पर अभियान चलाया जा रहा है ताकि ज्यादा से ज्यादा नक्सलियों को मुख्य धारा में जोड़ा जा सके। बीजापुर में पुलिस को ये बड़ी सफलता मिली है। 1 लाख की इनामी महिला जिसने सरेंडर कर दिया और कुल 14 हार्डकोर नक्सलियों ने सरेंडर किया है। और चलिए अब एक बार फिर से दिल्ली की घटना का ही जिक्र करते हैं। जो कोचिंग सेंटर में हादसा हुआ है इसकी जांच कराई जाएगी। गृह मंत्रालय जांच कराएगा। जांच के लिए कमेटी का गठन किया गया है बाकायदा। 30 दिनों में ये पूरी की पूरी जांच पूरी करनी होगी और उसके बाद रिपोर्ट सौंपनी होगी। दिल्ली कोचिंग सेंटर हादसे को लेकर बीजेपी का हल्ला बोल। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने आम आदमी पार्टी के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया है। बीजेपी कार्यकर्ताओं पर पानी की बौछार भी की गई। तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये कल की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बीजेपी के कार्यकर्ता और साथ ही कुछ ऐसे स्टूडेंट्स भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए। हालात को देखते हुए पुलिस को यहां पर वाटर कैनन का इस्तेमाल करना पड़ा। हालात कुछ इस तरह के यहां पर बन गए थे। और आपको यह भी बता दें कि इस मामले को लेकर सियासत लगातार हो रही है। नगर निगम में बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया गया, सदन के अंदर बीजेपी की तरफ से प्रदर्शन किया गया। तो सदन के अंदर भी इस मुद्दे को बीजेपी ने उठाया और आम आदमी पार्टी को कहीं ना कहीं घेरने की कोशिश की। हालांकि इस मामले को लेकर बेसमेंट के चारों मालिक और चालक को गिरफ्तार कर लिया गया। दैनिक जागरण में भी इस बात का जिक्र है, जिसका बीजेपी ने सवाल उठाया कि इस हादसे के पीछे जिम्मेदार आम आदमी पार्टी है, जिसको लेकर सदन के अंदर भी काफी हंगामा हुआ है। और देखिए, दिल्ली शराब घोटाला मामले में CBI केस में CM केजरीवाल की जमानत पर सुनवाई हो चुकी है पूरी। दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला फिलहाल रख लिया सुरक्षित। तो देखिए, एक तरफ ED मामले में उनको राहत मिल चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट ने जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया है। जो CBI केस जिसमें भी हाल ही में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी हुई थी, अब दोनों केस में तक उनको राहत नहीं मिलती तब तक वो जेल से बाहर नहीं आ पाएंगे। तो ऐसे में अब CBI का जो मामला है उसमें सुनवाई पूरी हो चुकी है और अरविंद केजरीवाल को क्या वहां से भी राहत मिलती है, ये एक बड़ा सवाल इस वक्त बना हुआ है। क्योंकि जिस तरीके से मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में अरविंद केजरीवाल फंसे हुए, उनके ऊपर करप्शन के आरोप लगे, सलाखों के पीछे हैं लगातार और सलाखों के पीछे से ही सरकार चला रहे हैं। इस बीच उन्हें एक तरफ जहाँ ED मामले में राहत मिली, तो दूसरी तरफ दरकार अब उनको CBI केस में भी है, क्योंकि CBI केस में राहत मिले बगैर सलाखों से बाहर नहीं आ पाएंगे अरविंद केजरीवाल। तो केजरीवाल की जमानत याचिका पर फैसला फिलहाल सुरक्षित। स्क्रीन पर यशस्वी हत्याकांड से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। कर्नाटक से मोहसिन नाम का शख्स गिरफ्तार हुआ है। कर्नाटक के गुलबर्गा से आरोपी दाऊद शेख को गिरफ्तार किया गया। यशस्वी से लगातार संपर्क में था मोहसिन। पुलिस को कॉल डिटेल से जानकारी मिली थी, एक बड़ी घटना घटी और उसके बाद कई सारे सवाल उठे। हालांकि पुलिस की तरफ से लगातार इस पूरे मामले में कार्रवाई, यशस्वी, दाऊद शेख और इस पूरे मामले में जिस तरीके से एक बड़ी घटना घटी, उसके बाद पुलिस की तरफ से लगातार कार्रवाई और लगातार अलग अलग जगहों पर दबिश दी जा रही थी। अब गुलबर्गा से आरोपी दाऊद शेख को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस की तरफ से जो जानकारी मिली है उसे बताया गया है कि जिस मोहसिन नाम के शख्स को अरेस्ट किया गया, दरअसल कॉल डिटेल्स मिली है जिसमें यशस्वी से लगातार वो संपर्क में था, लगातार बातचीत हो रही थी। अब पुलिस की तरफ से और क्या जानकारी दी जाती है फिलहाल उसका इंतजार। लेकिन बड़ी खबर आपकी टीवी स्क्रीन पर। इसी खबर के साथ वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का।